हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिजिक्स के। और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ शॉर्ट में उनके सॉल्यूशन भी यहाँ पर समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो किस तरह से ड्राइव करके निकाली जाती है, ये पूछा गया है। मतलब उसका डेरिवेशन निकालना है। तो इनके जो भी डेरिवेशन है वो आपको मेरे और भी जो वीडियोस पढ़े हुए हैं क्लास 12th के उसमें मिल जाएंगे। और यहाँ पर शॉर्ट में इसका फॉर्मूला समझा देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको सॉल्व किया जाता है पूरा डेरिवेशन, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और भी बन सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में एक्सियल पोजीशन कही गई है, तो इसी का एक दूसरा और पार्ट होता है जिसमें इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहा जा सकता है। तो ये एक्सियल के लिए फॉर्मूला हो जाता है, इसका डेरिवेशन आपको वीडियो में मिलेगा। और इक्वेटोरियल के लिए भी पढ़ना है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है E इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ होता है। इनके डायग्राम दोनों के बनाने होते हैं और उन डायग्राम का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके इनको ड्राइव किया जाता है, तो ये फॉर्मूले आते हैं। अब समझ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाएगा और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा है उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ड्राइव करना है। तो इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है और उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया जाता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉर्मल सा एक सिस्टम होता है जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। और जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा जाता है तो वो किसी एंगल से उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट हो जाता है, और रोटेट हो जाने की वजह से उसमें प्रोड्यूस होता है एक टॉर्क। उस टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला आता है वो ड्राइव करके बताना है कि क्या फॉर्मूला आता है। उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर फॉर्मूला शॉर्ट में बता दिया जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। इनके सबके सॉल्यूशन देखने के लिए आपको मेरे पहले जो 12th क्लास के वीडियो पढ़े हैं उनको देखना होगा। और इसको वेक्टर फॉर्म में शॉर्ट में लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कोई एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट होती हैं मेटल की जिनमें चार्ज स्टोर होते हैं, ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है कैपेसिटर। और उसी कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है उसके लिए इसका डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला आता है सॉल्व होकर के U इज इक्वल टू हाफ CV²। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इस पर न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। इस क्वेश्चन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है और उसके लिए इसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करना है।
तो समझ लेंगे सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट में एक एवरेज स्पीड होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में फ्लो करते हैं। उस एवरेज स्पीड को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। और ये जो है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड से 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में हो सकती है। और जो इसका डेरिवेशन है वो फॉर्मूला सॉल्व होकर के आता है Vd इज इक्वल टू I अपॉन NEA। या फिर यहीं से एक और रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, करंट में और करंट डेंसिटी में। तो अगर इन तीनों में रिलेशन पूछा जाता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू NEA VD। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ साइंटिस्ट थे, इन्होंने 2 लॉ दिए थे और उन दोनों लॉ को यहाँ पर स्टेटमेंट बताना है और एक्सप्लेन भी करना है कि इन्होंने अपने लॉ में क्या बताया था। तो किरचॉफ जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 2 लॉ दिए थे। एक लॉ था करंट के लिए और एक लॉ था इनका वोल्टेज के लिए। तो जो करंट वाला लॉ होता है उसको कहा जाता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। और एक होता है वोल्टेज के लिए, वो होता है KVL, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब करंट के लिए जो लॉ होता है उसको भी यहाँ शॉर्ट में समझ लेंगे। इसमें किसी भी जंक्शन में अगर करंट अंदर जा रही है और बाहर आ रही है तो उन सब करंट का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो शॉर्ट में कह सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 0। और जो अंदर करंट जा रही होती है उसको लिया जाता है पॉजिटिव, और जो बाहर की तरफ करंट आ रही होती है उसको लेते हैं निगेटिव। तो अगर कोई भी जंक्शन यहाँ पर जैसे बना दिया गया, एक ये जंक्शन है, इसमें I1, I2, I3 एंड I4 एंड I5, ये कई सारी अलग अलग करंट जो है इस जंक्शन में सब फ्लो हो रही हैं। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। मतलब टोटल जो करंट होती है वो 0 के इक्वल होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो इनसाइड में करंट है और आउटसाइड में करंट है वो एक दूसरे के इक्वल, उन दोनों का सम जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ये हो गया किरचॉफ का करंट लॉ, या फर्स्ट लॉ भी इसे कह सकते हैं, या फिर इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है। तो इसके कई सारे नाम है, वो तीनों नाम मालूम होने चाहिए, KCL या जंक्शन रूल या किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको लूप रूल भी कहा जाता है, या ये किरचॉफ का सेकंड लॉ भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसको लूप रूल कहा जाता है, इसमें लूप बनाए जाते हैं। लूप का मतलब है कोई भी क्लोज्ड सर्किट, और उस क्लोज्ड सर्किट में जो पोटेंशियल होता है उन सब पोटेंशियल का सम जो है वो 0 के इक्वल होता है। इसको शॉर्ट में समझ लेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज 0। मतलब समेशन डेल्टा V
इज इक्वल टू, इसी को समेशन आई आर भी लिख सकते हैं क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है, ये होता है 0 के इक्वल। इसमें से जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है या लूप लॉ है, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है एक। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन समझ लेंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, सॉरी यहाँ पर प्रिंसिपल लिख गया है, ब्रिज होगा BRIDGE, ब्रिज। व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ब्रिज बनाया था और उसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है और उसका स्टेटमेंट बताना है। तो व्हीट स्टोन का जो एक ब्रिज बना था उसमें उन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिए थे PQRS, और इन चारों रेजिस्टेंस को एक पैरेललोग्राम की चारों साइड में लगाया था और पैरेललोग्राम के जो 2 डायगोनल थे उसमें एक डायगोनल में इन्होंने बैटरी लगाई थी और एक की लगा दी थी, और दूसरे डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर लगाया था और एक दूसरी की लगा दी थी। और इसमें होता क्या था, जब इस ब्रिज में करंट फ्लो कराई जाती थी तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसकी निडल में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा सेटअप किया जाता था। और अगर ये सेटअप बन जाता था तो जो ब्रिज होता था व्हीट स्टोन का वो बैलेंस कहलाता था। और इसमें जब किरचॉफ लॉ अप्लाई किया जाता है तो इसमें बैलेंस के लिए कंडीशन आ जाती है P/Q इज इक्वल टू R/S। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो किरचॉफ लॉ से एक्सप्लेन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं 7 नंबर। स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ एंड apply it to find the magnetic field due to a circular loop carrying current at a point। फर्स्ट नंबर में एट इट्स सेंटर एंड सेकंड में ऑन द एक्सिस। इसमें सबसे पहले बायो-सेवर्ट लॉ को स्टेट करना है, स्टेटमेंट बताना है, और फिर इसको अप्लाई करना है किसी भी सर्कुलर लूप में, और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट केस है जब इसके सेंटर पर और सेकंड है एक्सिस पर। तो जो बायो-सेवर्ट लॉ है वो एक्सप्लेन करता है किसी भी शेप का वायर है, अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो बायो-सेवर्ट लॉ से ही निकाली जाती है। और इसका फॉर्मूला आता है बायो-सेवर्ट लॉ का dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये हो गया बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले का यूज करके किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है उसकी वैल्यू आती है B इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए एट इट्स सेंटर, सेंटर के लिए वैल्यू आ जाएगी इसकी सॉल्व करने पर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन A। अब यहाँ से 2 पाई और ये 4 पाई जब कैंसिल होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो फॉर्मूला बचेगा म्यू नॉट NI अपॉन 2A। और अगर एक्सिस पर निकालेंगे तो एक्सिस के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 अपॉन R। तो ये हो गया 7th नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर I अपॉन R होगा क्वेश्चन। ये
8 नंबर, state Ampere's circuital law to determine the magnetic field at the point due to long straight current carrying conductor। एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट बताना है और इसमें डिटरमाइन करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। कोई भी एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके। अभी 7 नंबर क्वेश्चन में बायो सेवर्ट लॉ के हेल्प से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती वो शॉर्ट में समझ लिया था। अब एम्पियर सर्किटल लॉ समझ लेंगे। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है वो बताता है कि कोई भी लाइन इंटीग्रल है अगर मैग्नेटिक फील्ड की, उसके अराउंड अगर कोई भी क्लोज्ड पाथ है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट के इक्वल होती है। मतलब ये लाइन इंटीग्रल का साइन हो गया और बी डॉट डीएल जो होगा वो म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। आई हो गई टोटल करंट और म्यू नॉट टाइम्स होती है टोटल करंट, और ये इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लाइन इंटीग्रल की उसके। और जब इसमें इसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी तो वो आती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर समझ लेंगे। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करंट कैरिंग लूप के लिए टॉर्क निकाला जाता है, वैसे ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी टॉर्क निकाला जाता है। तो इसका टॉर्क जो है इसका टॉर्क आता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आई बी ए होगा, सॉरी यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, और आई ए जो होता है उसको मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जाता है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो आ जाता है टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो इन सबके डेरिवेशन जो हैं वो डिटेल में पढ़ने होंगे, यहाँ पर शॉर्ट में इनके सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। कोई भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका कन्वर्जन एमीटर और वोल्ट मीटर में करना है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और जब इनका कन्वर्जन किया जाता है तो सबसे पहले जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसका अगर अमीटर में कन्वर्जन करना है तो इसमें एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस उस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। और अगर ऐसा सेटअप कर दिया गया है तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो अमीटर की तरह वर्क करने लगता है, और जो बहुत ही स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है उसको यहाँ पर शंट कहा जाता है। और जब इसका कन्वर्जन होता है तो फॉर्मूला आ जाता है आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस। यहाँ पर आई जी हो गई गैल्वेनोमीटर की करंट, आई जो पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी, एस हो गया शंट मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस, जी हो गया गैल्वेनोमीटर। और
अगर यहाँ से S की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। अब समझ लेंगे वोल्ट मीटर के लिए। और एक चीज और समझ लेंगे इसकी इंपॉर्टेंट, जो आइडियल अमीटर होता है, कोई भी अगर अमीटर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 होगा। इसीलिए यहाँ पर जो शंट यूज होता है वो बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। अब समझ लेंगे किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए फॉर्मूला आता है आई जी इज इक्वल टू वी अपॉन जी प्लस आर, या यहाँ से आर इज इक्वल टू निकालेंगे तो वी अपॉन आई जी माइनस जी आ जाएगा। और इसमें भी कोई भी आइडियल अगर वोल्ट मीटर है तो उसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनाइट होना चाहिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और आगे के टॉपिक जो हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।